हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया के हेरिटेज के बारे में। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में बीते दिनों हेरिटेज डे 2025 को सेलिब्रेट किया गया। तो इसमें बहुत सारे कंसर्निंग चीज़ें निकल कर सामने आई है, जो कि आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें जो पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे, उन पॉइंट्स को आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। अभी देखिए, इंडिया के अंदर में बहुत सारे जो हेरिटेज हैं, वो अपने बिल्कुल ही मतलब कि उनको प्रिजर्वेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे आप नालंदा यूनिवर्सिटी की बात कर लें, चाहे आप जो गया में बौद्ध जो मंदिर है उसकी बात कर लें, या फिर आप एजेंटा एलोरा की गुफाओं की बात कर लें। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा उन्हें कंजर्व करने की ज़रूरत है, उन्हें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ताजमहल को। ये भारत का आन बान और शान है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक नायाब नमूना है। अभी एसिड रेन की वजह से इसमें भी बहुत सारी जो इसकी चमक है वो कम पड़ रही है, और क्लाइमेट चेंज ने इसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। वाइट मार्बल है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एसिड रेन जैसे इसके ऊपर आता है, इसके ऊपर एक परत से बन जाती है, जिसकी वजह से ये इसके अंदर पीलापन येलोइस देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ ये आगरा के बिल्कुल मिड ऑफ द टाउन में है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जितने भी पॉल्यूटेंट हैं वो इसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, इस पे बहुत ही इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो आप देख पा रहे हो किस तरीके से इस तरफ नेगेटिविटी दिख रही होगी, दूसरी तरफ पॉजिटिविटी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसका कि नाम रखा गया है हेरिटेज इन डेंजो वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025। यहाँ देखिए, इंडियन हेरिटेज साइट्स की बात करी जा रही है। आपके सामने कुछ साइट्स देखने को मिल रहा है, सेलिब्रेटिंग और कल्चरल एंड नेचुरल लिगेसी। इंट्रोडक्शन की बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज डे का थीम जो रखा गया था वही काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है। हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स, preparedness and learning from 60 years of ICOMOS actions। तो इससे हमें सीखने की जरूरत है, ऐसा इस थीम में बताया गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग कल्चरल एंड नेचुरल लीगेसीज, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है इन लोगों को, इन लेगेसीज को बचा कर रखना। देखिए, इनिशिएटिव क्या रहे थे इंडियन गवर्नमेंट को हमारे हेरिटेज को कंजर्व करने के लिए। तो सबसे पहले एडप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम 2023 में लॉन्च किया गया था। हम इन इनिशिएटिव को अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हो प्रॉपरली। प्राइवेट एंटिटीज मेंटेन मॉन्यूमेंट्स अंडर CSR फंडिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है CSR को लेकर। रिट्रीवल ऑफ एंटिक्यूटीज 1976 से लेकर जितने भी 655 एंटिक्यूटीज हैं उनको किस तरीके से आप रिट्राइव कर सकते हैं। 46th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी 2024, वहाँ भी बहुत सारे इस तरह के डिसीजंस लिए गए थे। इसी के साथ साथ डिजिटाइजेशन ड्राइव, इन लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनके डेटा को डिजिटाइज किया जा सकता है। हेरिटेज साइट क्या है? लोकेशन रिकॉग्नाइज बाय यूनेस्को, यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू के लिए। रिप्रेजेंट शेयर्ड ह्यूमन लेगेसी इन हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर। तो एक कल्चरल साइट भी है इंडिया के अंदर में। अगर मैं बात करूंगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो इंडिया का स्टेटस क्या है? 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग 43 नेचुरल मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को के इंडिया के अंदर में। फर्स्ट साइट जो लिस्ट किया गया था 1983 में, आगरा फोर्ट, ताजमहल, अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स, इन सभी को सबसे पहले राउंड में इनको इंसर्ट किया गया था। कैटेगरी क्या क्या है? कल्चरल साइट्स, नेचुरल साइट्स और एक मिक्स साइट्स भी है इंडिया के अंदर में, जिसको कि हम कल्चरल और नेचुरल दोनों के कैटेगरी में रख सकते हैं। कंचनजंगा नेशनल पार्क असम में। नेचुरल साइट्स में क्या क्या है? सेलिब्रेट्स इकोलॉजिकल रिचनेस एंड बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स और सुंदरबंस। कल्चरल साइट्स रिफ्लेक्ट मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर, स्पिरिचुअलिटी एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस, जैसे कि ताजमहल और हम्पी। सिग्निफिकेंस क्या है हेरिटेज साइट का इंडिया के अंदर में? एक कल्चरल आइडेंटिटी देता है हमको, जैसे कि अजंता की गुफाएं। टूरिज्म और इकोनॉमी को बूस्ट करता है, जैसे कि ताजमहल में हर साल 60 लाख विजिटर्स आते हैं वहाँ पे
ताजमहल को देखने के लिए, जो कि एक टूरिज्म के मामले में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है और हमारे इकोनॉमी को भी बूस्ट करता है। ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है। अभी देखिए इंडिया ने 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को होस्ट किया था 2024 में। इन्वायरमेंटल एंड साइंटिफिक वैल्यू तो इनका बढ़ता ही है समय के साथ, अगर हम इस तरह के इनिशिएटिव को आगे चलाते हैं। चैलेंजेस क्या है? तो देखिए अर्बनाइजेशन का जो प्रेशर है और क्लाइमेट चेंज इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इनको इम्पैक्ट डालने के लिए। रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, पॉल्यूशन एंड टूरिस्ट प्रेशर भी एक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग एक जगह पे आ जाते हैं, इसकी वजह से बहुत से मतलब स्टैंपिंग की घटनाएं घटती है, भगदड़ मच जाती है। वे अहेड की अगर मैं बात करूँ तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान्स की जरूरत है, सस्टेनेबल टूरिज्म मॉडल्स की जरूरत है, इंक्रीज करना होगा अपने बजट को और प्राइवेट पार्टनरशिप्स को, हेरिटेज एजुकेशन कैंपेन को बढ़ाना होगा और स्ट्रेंथन करना होगा लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को। तो हेरिटेज को प्रिजर्व करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि एज अ कल्चरली हमें इसको प्रिजर्व करना चाहिए, बल्कि हमारी एक कोशिश होनी चाहिए कि हम इसको एक सॉफ्ट पावर के तौर पे भी इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स रहेंगी तो नोटिस किया जाएगा बार बार, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया के अंदर टूरिज्म करने आएंगे, तो इससे इंडिया की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। उस लोकल प्लेसेस पे भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा बार बार आना पसंद करेंगे, हाइलाइट्स बनेंगे, लोग इसके बारे में बातें करेंगे। तो एक सॉफ्ट पावर को भी इंक्रीज करता है इस तरह की चीज़ें। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।